प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। भाटिया आश्रम की करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज अपने 16 और 17 नवंबर के करंट अफेयर्स के 10 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जिसमें से अपना सबसे पहला जो प्रश्न है वो प्रश्न है कि हाल ही में किस गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है? तो पहला प्रश्न क्या है? तो पहला प्रश्न अपना है कि हाल ही में भारत के किस गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में, सर्वश्रेष्ठ गांव कौन सा है उसके रूप में किसे चुना गया है? तो ये अपने को बताना है। और वो गांव कौन सा है? तो वो गांव है पोचमपल्ली, तेलंगाना। कौन सा है? पोचमपल्ली, तेलंगाना। भारत सरकार के द्वारा 3 नाम जो है वो रिकमेंड किए गए थे। एक था कोंगथोंग मेघालय का, दूसरा था अपना, एक तो था कोंगथोंग मेघालय का, दूसरा लदपुरा खास मध्य प्रदेश का, और तीसरा था पोचमपल्ली। तो 3 गांव रिकमेंड किए गए थे, जिसमें से पर्यटन गांव, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव किसे चुना गया है? पोचमपल्ली को चुना गया। और है कहां पर? ये तेलंगाना में है। अब ये चौथा ऑप्शन है दादिया गांव, राजस्थान। तो ये किस लिए फेमस है? ये है राजस्थान का, किसका? राज्य का, राजस्थान का प्रथम जैविक गांव। कैसा? प्रथम जैविक गांव है ये। ठीक है, तो ये था अपना पहला प्रश्न। चलिए अपने देखते हैं इस पोचमपल्ली के बारे में। तो पोचमपल्ली गांव है कहां पर? तो ये है तेलंगाना में है। पोचमपल्ली गांव कहां पर है? तेलंगाना में है। और प्रसिद्ध है ये उत्कृष्ट साड़ियों के लिए। किस प्रकार की? ये रेशम साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? रेशम की साड़ियों के लिए। तो रेशम की साड़ियों के लिए ये प्रसिद्ध है। इसे भारत की सिल्क सिटी भी कहा जाता है। ठीक है, सिल्क सिटी भी कहा जाता है। और यहां पर रेशम की जो बुनाई है उसकी एक विशेष शैली है जिसे इक्कत कहा जाता है, और इसे पोचमपल्ली इक्कत शैली भी कहा जाता है। और ये जो पोचमपल्ली इक्कत शैली है इसे वर्ष 2004 में जीआई टैग भी दिया गया है। ठीक है, तो 2004 में से जीआई टैग भी दिया गया है किसको? पोचमपल्ली इक्कत शैली को। ठीक है, अब ये गांवों को चुनने का ये आइडिया किस तरीके से है? तो ध्यान रखिए, UNWTO का जो पर्यटन, ये विश्व का जो पर्यटन संगठन है, ये इसका एक इनिशिएटिव है। कौन सा? बेस्ट टूरिज्म विलेज इनिशिएटिव। इसके तहत क्या करते हैं? ये गांव को सिलेक्ट करते हैं जो सर्वश्रेष्ठ, एक तरीके से उसकी खुद की पहचान हो और पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण हो, उसको ये डिसाइड करते हैं। अब जो अपना पर्यटन मंत्रालय उसने कितने दिए थे? 3 गांवों के नाम दिए थे, जिसमें से पोचमपल्ली को सिलेक्ट किया गया। यह था अपना पहला प्रश्न। चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है भारत का पहला अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर की स्थापना कहां की जा रही है? तो पहला ये इनोवेशन सेंटर कहां पर लगाया जा रहा है? तो वो लगाया जा रहा है जयपुर, राजस्थान में। कहां पर? जयपुर, राजस्थान में लगाया जा रहा है। तो यूनिवर्सिटी कौन सी है? तो यूनिवर्सिटी है विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर। कौन सी है? विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर। किसके नेतृत्व में लगाया जा रहा है? एक तो भारत सरकार शामिल है, अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग द्वारा ये क्या है? लगाया गया है। उद्देश्य क्या रहेगा इसका? तो ये रहेगा नवोन्मेषी विचारों का समर्थन और पोषण करना और विचारों का बेहतर प्रयोग कर सुदृढ़ समाज का निर्माण करना। ये अटल इनोवेशन मिशन के तहत अपने पढ़ाई है पहले। ठीक है, तो कहां पर ये जो केंद्र है वो स्थापित किया जा रहा है? विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी में ये स्थापित किया जा रहा है। चलिए चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न है केंद्रीय उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री ने हाल ही में कहां देश के पहले डिजिटल खाद्य संग्रहालय का उद्घाटन किया है? डिजिटल खाद्य संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। ये देखिए आप, ठीक है, डिजिटल रूप से ये परफॉर्म किया जाएगा। तो कहां पर किया गया है? ये किया गया है तंजावुर में किया गया है। कहां पर? तंजावुर, तमिलनाडु में ये किया गया है। कौन है अपने सार्वजनिक वितरण, जो केंद्रीय उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। कौन है? पीयूष गोयल जी हैं। ठीक है,
अब अपने देखते हैं खाद्य संग्रहालय है जो ये किसके अंतर्गत स्थापित किया गया है, तो ये भारतीय खाद्य निगम FCI और विश्वेश्वरैया इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल म्यूजियम बेंगलुरु द्वारा विकसित किया गया है और लागत इसकी है 1.10 करोड़ रुपए। और टारगेट क्या, लक्ष्य क्या है, क्या दिखाना चाहते हैं वो संग्रहालय स्थापित करके, वो दिखाना चाह रहे हैं संग्रहालय में खानाबदोश शिकारी समूहों से सभ्यता की शुरुआत की और अग्रणी कृषि प्रक्रिया में मनुष्य के विकास को प्रदर्शित करता है। मतलब पहले शिकारी किस तरीके से शिकार करके आते थे, बाद में जिस तरीके से कृषि में परिवर्तन हुआ है उसको प्रदर्शित किया जाएगा। और इसके साथ ही FCI की जो उपलब्धियां हैं, किसकी, FCI की उपलब्धियां जो है उसको भी प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें दिखाया जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा प्रमुख ने किस महाद्वीप या प्रदेश में स्थित कौन सा क्षेत्र, साहेल क्षेत्र, तो कौन सा क्षेत्र है, साहेल क्षेत्र में संकट के बारे में चेतावनी दी है कि साहेल क्षेत्र में संकट आ गया है। तो यहां पर आप देख रहे हैं मैप के अंदर आपको पता चल रहा होगा किस महाद्वीप की बात चल रही है। ये यहां पर लाल सागर है, ये यहां पर अपना लाल सागर, ये अपना आ गया भूमध्य सागर। ठीक है, तो ये किस महाद्वीप की बात चल रही है, तो ये चल रही है अफ्रीका की। तो अफ्रीका में स्थित है कौन सा क्षेत्र, साहेल क्षेत्र अफ्रीका में स्थित है। कहां पर आप देखिए, ये है अपना सहारा रेगिस्तान, तो सहारा का रेगिस्तान है और इसका जो उपजाऊ क्षेत्र दक्षिण का, इसके बीच में ये स्थित है साहेल क्षेत्र। ठीक है, ये है साहेल क्षेत्र, ये साहेल क्षेत्र है। कहां पर है, अफ्रीका महाद्वीप में। अब साहेल क्षेत्र में कौन कौन से देश शामिल है, तो देखिए यहां से चलते हैं सेनेगल, पहला कौन सा है, सेनेगल आता है। सेनेगल के बाद में ये मोरिटोनिया, कौन सा है, मोरिटोनिया है। फिर ये अल्जीरिया, कौन सा है, अल्जीरिया, माली, नाइजर, बुर्किना फासो। ठीक है, ये अपना नाइजीरिया, नाइजर और नाइजीरिया दोनों, चाड, दक्षिणी सूडान, इथियोपिया, इरिट्रिया, सूडान, तो ये सब आते हैं किसमें, ये अपने आते हैं साहेल क्षेत्र में। तो इनको रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक तरीके से अपने को पता होना चाहिए ये साहेल क्षेत्र में आते हैं। चलिए देखते हैं अपने साहेल क्षेत्र क्या है। चेतावनी किस कारण दी है, तो चेतावनी दी है कि स्कूलों तक पहुंच में कमी हो रही है और लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की कमी हो रही है, जिससे लोगों का विस्थापन हो रहा है। इसमें साहेल क्षेत्र में। अब ये जो साहेल क्षेत्र है, ये जो साहेल क्षेत्र है ये है कहां पर, तो जो साहेल क्षेत्र है वो सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में स्थित है और जो दक्षिण का उपजाऊ क्षेत्र है उन दोनों के बीच में है। और कैसा ये क्षेत्र है, ये बंजर, रेतीली और चट्टानी भूमि है जो अर्ध शुष्क बेल्ट है। कैसी है, अर्ध शुष्क बेल्ट है ये। ठीक है, तो साहेल क्षेत्र कहां पर है, सहारा रेगिस्तान के दक्षिण और उपजाऊ मैदान के उत्तर में स्थित है। बंजर, रेतीली, चट्टानी और अर्ध शुष्क क्षेत्र है। एक नाम आता है साहेल 5 बल, ठीक है, या G5 साहेल बल। लेकिन बता दूं मैं, ये बल का निर्माण इसलिए किया गया, इस संगठन का निर्माण इसलिए किया गया क्योंकि यहां पर साहेल क्षेत्र ये चर्चा में रहता है विश्व में। चर्चा में किस कारण, यहां पर अकाल पड़ता है, धार्मिक आतंकवाद फैला हुआ है, राज्य जो विरोधी विद्रोह है वो यहां पर होते रहते हैं, हथियारों की तस्करी होती है, यहां से मानव तस्करी होती है, तो इस कारण ये सुर्खियों में रहता है साहेल क्षेत्र। तो इससे निपटने के लिए क्या है, ये G5 साहेल, ग्रुप 5 साहेल बल गठित किया गया। किसके लिए, आतंकवादी खतरों से लड़ने के लिए 5 अफ्रीकी देशों ने ये संगठन का निर्माण किया। पहला कौन सा है, चाड, पहला कौन सा है, चाड है जो वो शामिल है। दूसरा आता है माली, तीसरा बुर्किना फासो, चौथा नाइजर और पांचवा मोरिटोनिया। तो 5 अफ्रीकी देशों ने मिलकर G5 साहेल बल की स्थापना की ताकि आतंकवाद से निपटा जा सके। तो ये अपने देखा प्रश्न। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है भारतीय प्रेस परिषद के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य कथन बताना है। तो पहला है
यह एक संवैधानिक नहीं है, सांविधिक है। यह एक सांविधिक निकाय है। दूसरा, इसकी अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा की जाती है। तीसरा है, इस परिषद में 28 सदस्य होते हैं जिनमें से 20 प्रेस का प्रतिनिधित्व करते हैं। चौथा है, वर्तमान में इसके अध्यक्ष जस्टिस चंद्रमौली कुमार प्रसाद है। तो इसका असत्य कथन है बी। कारण, क्योंकि इसकी अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश तो करता है, लेकिन सेवानिवृत्त, कौन सा, सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश है वो इसकी अध्यक्षता करता है, ना कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश करता है। तो सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश है, कौन सा, जो सेवानिवृत्त, शायद दिखाई नहीं दे रहा है, सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश है वो इसकी अध्यक्षता करता है। ठीक है। अब अगर अपने देखें इसमें कितने सदस्य होते हैं, 28। 20 तो प्रेस का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो 8 कहां गए? 8 में से 5 तो प्रतिनिधित्व करते हैं, संसद में बैठते हैं। 3 रहते हैं, 3, एक तो साहित्यिक क्षेत्र में, ठीक है, 3 में से एक साहित्यिक, एक संस्कृति में, ठीक है, एक साहित्य, एक संस्कृति, एक पर्यटन में। साहित्य, संस्कृति और पर्यटन में, ये पर्यटन नहीं है, कानूनी है। पर्यटन नहीं, ये कानूनी है। साहित्य, संस्कृति और कानूनी क्षेत्र में कार्य करते हैं। तो 3 है ये, साहित्य, संस्कृति और कानूनी क्षेत्र में ये योगदान देते हैं। तो ये है टोटल 28 सदस्य। ठीक है। अध्यक्षता कौन करता है? सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश। ये चर्चा में क्यों था? 16 नवंबर को, कब? 16 नवंबर को राष्ट्रीय, कौन सा, राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 16 नवंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है, हाल ही में, अगला प्रश्न है अपना, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ संसदीय मैत्री संघ का गठन किया है? तो किसने संसदीय मैत्री संघ का गठन किया है? ये किया है श्रीलंका ने। पहले भी अपने चर्चा कर चुके हैं, क्योंकि श्रीलंका को भारत के द्वारा निम्न कोटेड यूरिया की खेप है जो भेजी गई थी। किसको? श्रीलंका को भेजी गई थी यूरिया, जो उर्वरक है वो भेजे गए थे। ठीक है। अब क्या है, जो 9वीं संसद है श्रीलंका की, तो उसके लिए ये एक कार्यबल स्थापित किया है भारत के साथ में, संसदीय मैत्री संघ। ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है, सिटमैक्स 2021 युद्धाभ्यास शामिल देश नहीं है। कौन सा देश है वो? सिटमैक्स जो युद्धाभ्यास है उसमें शामिल नहीं है। तो कौन सा नहीं है? वो है श्रीलंका नहीं है, क्योंकि श्रीलंका के साथ मित्र शक्ति युद्धाभ्यास करता है भारत। कौन सा? मित्र शक्ति युद्धाभ्यास करता है। अब जो सिटमैक्स है उसमें कौन कौन शामिल है? उसमें है ये भारत, सिंगापुर और थाईलैंड। तो ये कैसा है? ये त्रिपक्षीय युद्धाभ्यास है। कैसा? त्रिपक्षीय युद्धाभ्यास है। थाईलैंड के साथ हाल ही में एक युद्धाभ्यास हुआ था। एक युद्धाभ्यास कौन सा हुआ था? थाई कॉर्पेट। कौन सा? थाई कॉर्पेट। कौन सा हुआ था? थाई कॉर्पेट हुआ था। इसके अलावा अगर अपने बात करें कि सिंगापुर के साथ में भारत का कौन सा होता है, तो वो होता है सिम्बैक्स। कौन सा होता है? सिम्बैक्स होता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे। बहुत लंबा चौड़ा प्रश्न है, लेकिन इस तरीके से यूपीएससी में, आरएस में इस तरीके से प्रश्न पूछे गए। हालांकि जो अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें भी पूछे जा रहे हैं। देखो, आपको एक पूरी उनके बारे में डिटेल दे देंगे, फिर उसके बारे में पूछेंगे कौन है ये व्यक्ति। तो वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे। अभ्युदय और मर्यादा नामक पत्रिकाओं का प्रकाशन किया। 1906 में हिंदू महासभा की स्थापना की और 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। कौन कौन से? एक तो अभ्युदय और मर्यादा पत्रिकाओं का प्रकाशन किया, 1906 में हिंदू महासभा की स्थापना की, इसके अलावा 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। निम्न में से व्यक्तित्व कौन है? ऑप्शन में से अगर अपने देखें तो वो है मदन मोहन मालवीय है। ठीक है। कौन है? मदन मोहन मालवीय है। अब अगर अपने बात करें लाला लाजपत राय की,
तो अपने को पता है उग्र नेताओं में कौन कौन, लाल, बाल और पाल का नाम आता है। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। विपिन चंद्र पाल कहां से थे? ये बंगाल से थे। बाल गंगाधर तिलक कहां से थे? ये थे अपने महाराष्ट्र से। और लाला लाजपत राय थे पंजाब से थे। तो ये उग्रवादी नेता थे, तीन मुख्य। तो लाला लाजपत राय के बारे में अपने देखा। फिर अगर अपने बात करें महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान है भारत में। तो अगर अपने बात करें कांग्रेस की अध्यक्षता में, क्या गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? कांग्रेस की अध्यक्षता की थी क्या कभी? केवल एक बार की है 1924 में। कौन सा सम्मेलन? बेलगांव सम्मेलन। कौन सा? बेलगांव जो सम्मेलन था उसकी अध्यक्षता की थी गांधी जी ने। मदन मोहन मालवीय के बारे में अपने पढ़ चुके हैं। बाल गंगाधर तिलक, ये अपने को पता है, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र के थे, उग्रवादी नेता थे। इनके दो पत्रिका मराठा और केसरी के बारे में सभी ने सुन रखा है। किस भाषा में है? तो भाषा का ध्यान रखिएगा। जो मराठा है ये तो है अंग्रेजी में, किसमें है? इंग्लिश में है। और केसरी है ये मराठी में है। किसमें है? ये मराठी में है। इसके अलावा इन्होंने शिवाजी और गणेश महोत्सव भी प्रारंभ किया था। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला दिवंगत हस्तियों में से असम्मिलित है। पहला है बाबा साहब पुरंदरे, इतिहासकार। दूसरा है मनु भंडारी, हिंदी लेखिका। तीसरा है हसन अजीजुल हक, बांग्लादेश लेखक। तो उपयुक्त सभी सत्य है। तो कौन सा सत्य है? यह असम्मिलित पूछा है तो सभी के सभी क्या है? सत्य है। ये बांग्लादेश के लेखक है जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई है। मनु भंडारी की भी मृत्यु हो चुकी है, अभी 2021 में अभी हुई है, 16 नवंबर को। कब हुई है? 16 नवंबर को इनकी मृत्यु है। बाबा साहब पुरंदरे, इनकी भी 16 नवंबर को मृत्यु हुई। ये इतिहासकार थे। इतिहासकार कब के थे? तो ध्यान रखिएगा शिवाजी के काल। कौन से शिवाजी? छत्रपति शिवाजी। ठीक है। तो छत्रपति शिवाजी के समकालीन जो किले हैं, उनका जो साहित्य है उसके बारे में, साहित्य के बारे में, पुरातत्व सामग्री है उनके बारे में इन्होंने बहुत सारा संकलन किया है। तो बाबा साहब पुरंदरे हैं इतिहासकार। मनु भंडारी, ये अपने सभी को पता ही है, हिंदी लेखिका है। इनका निधन हो गया है अभी 16 नवंबर 2021 को। इनकी सबसे ज्यादा अगर अपने देखें तो आपका बंटी, कौन सा बंटी? आपका बंटी। और ठीक है, आपका बंटी। और इनके अलावा एक प्रसिद्ध है महाभोज। तो ये जो कृतियां हैं ये बहुत फेमस रही है। इन्हीं के अलावा यही सच है। कौन सी? यही सच है। ठीक है, यही सच है, आपका बंटी महाभोज है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, आपका बंटी महाभोज यही सच है, जो मनु भंडारी की कृतियां हैं। तो ये अपने देखा। अपना अंतिम प्रश्न है देव साहेब पिल्लई। क्या बात है, कहां के हैं? कौन है देव साहेब पिल्लई? यहां अपने को पता चल रहा है कि भाई ये तो कोई ईसाई हो सकते हैं। तो देव साहेब पिल्लई है वो क्या है? ये है भारत के थे। ठीक है, ये एक पुजारी थे, ब्राह्मण परिवार में थे, पुजारी थे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि देव साहेब पिल्लई है, ये तमिलनाडु के थे। ध्यान रखिएगा, ये तमिलनाडु के थे। कहां के? तमिलनाडु के थे। ठीक है, तमिलनाडु के थे। और त्रावणकोर कहां पर है? केरल में था। ठीक है, केरल में था। तो त्रावणकोर के महाराजा मार्तंड वर्मा के दरबार में सेवा करते थे। किसके? मार्तंड वर्मा के दरबार में। और जब यहां पर पुर्तगाली आए और यहां पर एक डच सैनिक था, एक डच सैनिक के संपर्क में आए, तो संपर्क में आने से ये कैथोलिक जो धर्म है उससे प्रभावित हो गए। और इन्होंने क्या किया? 1745 में कैथोलिक बन गए। ठीक है, ये क्या बन गए? कैथोलिक बन गए। और कैथोलिक बनने के कारण यहाँ के लोगों ने विरोध करना प्रारंभ कर दिया और किसी ने गोली ठोक दी। ठीक है, तो किसी ने 1752 में गोली मार दी। और इसी के चलते क्या, इन्होंने बहुत सारे समाज सुधारक कार्य है, उपदेश दिए। ठीक है, तो उनमें इनके चलते क्या हुआ, बहुत एक तरीके से ये ईसाई धर्म अपनाने वाले हिंदू थे। ठीक है, इसलिए ईसाइयों के प्रति इनके प्रति जो उनकी दया भावना थी या ईसाई धर्म के प्रति इनका समर्पण था, वो हमेशा इनका गुणगान करते रहे हैं। और देव साहेब पिल्लई है, उनको संत की उपाधि प्राप्ति हो रही है
हालांकि अभी नहीं है वो। तो ये पहले भारतीय हैं जिन्हें क्या है, संत की उपाधि मिल रही है। कौन है? देवसाहेन पिल्लई है जिन्हें संत की उपाधि मिल रही है। वो कौन से? पहले भारतीय हैं। और कब मिलेगी ये? पोप फ्रांसिस के द्वारा 15 मई 2022 को। कहां पर? वेटिकन सिटी में एक धर्म सभा के दौरान 6 अन्य संतों के साथ पिल्लई को भी संत घोषित किया जाएगा कि ये भी क्या है, ईसाई संत थे। तो बहुत बड़ी बात है कि भारतीय एक व्यक्ति या एक संत है, उनको संत की उपाधि दी जा रही है, ठीक है, वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस के द्वारा। तो ये थे अपने आज के प्रश्न। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।